नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एक 9 अगस्त 2023 की एक जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल। इसमें रिविजनिस्ट वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस है। जो रिविजनिस्ट है वो एक मदर हैं और जो रिस्पोंडेंट है वो एक उनके जो सन है। और यहाँ पर जो रिविजनिस्ट ने एक केस है वो यहाँ पर रिवीजन पिटीशन है वो फाइल की थी हाई कोर्ट में। और फैमिली कोर्ट थी, जो नीचे की कोर्ट थी, जो फैमिली कोर्ट थी, उसके ऑर्डर को चुनौती दी थी, जिसमें फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो मदर है वो 2000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस के तौर पे अपने सन को दें। तो यहाँ पर रिविजनिस्ट ने ये ग्राउंड्स रेज किए थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस का जो प्रावधान है वो सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही होता है और जो जब मैन के ऊपर ही होता है, वुमेन के ऊपर जो है वो इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं इसके जो जजमेंट के कंटेंट्स को और माननीय हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। क्या फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सस्टेन किया या फिर उसका फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को रद्द किया। आइए हम इस जजमेंट पर थोड़ा सा एक रोशनी डालते हैं। तो देखिए, ये एक रिवीजन पिटीशन थी। वो ऑर्डर था 30 मार्च 2013 का और उसको चुनौती दी थी इस रिवीजन पिटीशन में, जिसमें लर्नड जज फैमिली कोर्ट के थे। उन्होंने पिटीशन जो माइनर सन ने जो फाइल की थी वो अलाउ कर दी थी, पार्शियली अलाउ कर दी थी। और उसमें 2000 रुपये पर मंथ जो है मेंटेनेंस के तौर पे जो रिविजनिस्ट है उनको देने को कहा था फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन फॉर मेंटेनेंस, तब जब तक जो रिस्पोंडेंट जो माइनर सन है वो मेजोरिटी अटेंड नहीं कर लेते। और यहाँ पर जो पिटीशन थी मेंटेनेंस की वो फाइल की गई थी 25 मार्च 2011 को, जो रिस्पोंडेंट माइनर ने फाइल की थी थ्रू हिज नेचुरल गार्डियन अगेंस्ट द रिविजनिस्ट मदर इन द लर्नड जज फैमिली कोर्ट सो एंड सो, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो। और ये केस टाइटल ये था और अंडर 125 सीआरपीसी। फैक्ट्स केस के ये है कि जो रिस्पोंडेंट माइनर है वो अपने जो नेचुरल गार्डियन जो फादर हैं वो एक जो सन भी हैं रिविजनिस्ट के, और जो कि जिनकी जो मैरिज जो कि शादी जो बॉर्न हुए थे 6 दिसंबर 2000 को, और जो रिविजनिस्ट और उनके जो फादर के जो मैरिज जो थी वो हुई थी 7 मई 1999 में। और 2006 में जो मैरिज थी रिविजनिस्ट और उनके जो फादर की डिसॉल्व हो गई थी ड्यू टू डिफरेंसेस। और जो मैरिज डिसॉल्व होने के बाद जो रिस्पोंडेंट माइनर हैं वो अपने फादर के साथ रह रहे थे। और ये पिटीशन में कहा गया कि मैरिज डिसॉल्व होने के बाद रिविजनिस्ट ने कभी माइनर सन को कभी नहीं मिली और रिस्पोंडेंट माइनर को डिप्राइव किया लव एंड अफेक्शन ऑफ द मदर। और ये भी प्लीड किया गया पिटीशन में कि जो फाइनेंशियल कंडीशन थी फादर की वो डिटेरियोरेट हो गई है, मींस खराब हो गई है, और कोई मींस नहीं है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का या उनके फूड और अपब्रिंगिंग्स के लिए जो रिस्पोंडेंट माइनर के लिए कोई साधन नहीं है। और रिस्पोंडेंट मदर ने ये भी कहा कि ये मदर की ड्यूटी होती है, मदर की भी ड्यूटी है अलॉन्ग विद द फादर, मींस फादर के साथ मदर की भी ड्यूटी है कि वो मेंटेन करें चाइल्ड को। और ये फर्दर प्लीड किया कि फाइनेंशियल कंडीशन थी फादर की जो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फादर के अगेंस्ट में जो रिविजनिस्ट मदर है वो एक गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी टीचर है। और जब वो मेंटेनेंस की जब पिटीशन फाइल की थी तब उनकी जो अर्निंग है 25 से 30 हजार रुपये पर मंथ जो है अर्निंग हो रही थी। और इसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट ने 10,000 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस की मांग की फ्रॉम मदर से 10,000 की मेंटेनेंस मांगी। जो पिटीशन की जो मेंटेनेंस की जो पिटीशन थी उसको कॉन्टेस्ट किया था रिविजनिस्ट ने, और एक ऑब्जेक्शन था वो फाइल किया था 27 मार्च 2012 को। कि उसमें उन्होंने ये बताया, ये एडमिट किया था कि जो मैरिज जो है उनके फादर के साथ वो हुई थी। और ये भी एडमिट किया कि जो रिस्पोंडेंट माइनर भी शादी से जो है वेडलॉक से बॉर्न हुए थे। और ये भी एडमिट किया कि जो डिसोल्यूशन जो मैरिज है वो 2006 को हुई थी, सो एंड सो मतलब सितंबर में 2006 को हुई थी। और एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था जो फैमिली कोर्ट में, और फिर टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज में मैरिज जो थी वो रिविजनिस्ट और उनके जो फादर के साथ डिसॉल्व हो गई थी, और जिसमें रिविजनिस्ट जो रिस्पोंडेंट माइनर है वो उनके फादर
को रखना था और उन्होंने कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो मेंटेन करेंगे। और साथ में ये भी कहा कि मैरिज के बाद रिविजनिस्ट ने जो एक शादी फिर सेकंड मैरिज भी की और सेकंड मैरिज से एक और सन थे वो बॉर्न हुए थे, लेकिन सेकंड मैरिज के बाद जो सेकंड हस्बैंड थे उनकी जो है वो डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। और साथ में ये बताया कि रिविजनिस्ट ने ये बताया कि उनको जो सन है उनके जो सन सेकंड मैरिज हुए थे उनको भी मेंटेन करना है और इन लॉस को भी मेंटेन करना है। और फिर साथ में ये कहा कि जो फादर हैं, जो रिस्पोंडेंट माइनर के जो फादर हैं वो एक काफी अमीर आदमी है, रिच मैन है। उनके पास 4 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, 4 दुकानें हैं और 2 मकान है अलग अलग कॉलोनीज में। और फिर मेंटेनेंस जो पिटीशन इसलिए मूव किया कि सिर्फ रिविजनिस्ट को हरास करने के लिए। और फिर रिविजनिस्ट और रिस्पोंडेंट माइनर ने अपने अपने एविडेंस थे फैमिली कोर्ट के समक्ष रखे। रिस्पोंडेंट माइनर ने मेनली ये कहा कि वो अपने फादर के साथ रहते हैं और फिर जो मदर का नाम सो एंड सो था और वो उनकी जो 6 दिसंबर 2000 को वो बॉर्न हुए थे और उनकी जो मदर है वो गवर्नमेंट टीचर है और 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी ले रही हैं। और ये भी बताया कि जो फैक्ट था उनके फादर ने बताया था और फादर का ने बताया कि जो फादर ये भी कहा कि जो फादर एक टेम्पू चलाते हैं और वो एजुकेशन गुड स्कूल में अच्छे स्कूल में नहीं दे सकते हैं और एक ग्राउंड डेवलपमेंट के लिए 10,000 रुपये पर मंथ से वो मांगते हैं, तो ये जो कि वो इजिली अफोर्ड कर सकती हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन ये बताया कि फादर ने 1,000 रुपये जो है अपब्रिंगिंग्स के लिए 1,000 रुपये स्पेंड करते हैं और ये इतना अमाउंट इतना नहीं है कि वो स्कूल की फीस दे सके। और रिविजनिस्ट ने ये अपना एफिडेविट फाइल किया और यही सिमिलर फैक्ट्स नरेट किए और जो ऑब्जेक्शंस में रेज किए थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एडमिट किया कि उनको 27,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और ये फर्दर ये भी एडमिट किया क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एजुकेशन जो सेकंड मैरिज से सन हुए थे उनकी एजुकेशन का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल नहीं किया जो कि सेकंड मैरिज से बॉर्न हुए थे। और शॉप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जो हस्बैंड जो फर्स्ट हस्बैंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी जो भी कोई दस्तावेज नहीं फाइल किए। एक विटनेस भी अपेयर हुए थे और जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया था उन्होंने भी सेम फैक्ट्स लिए थे जो कि ऑब्जेक्शंस जो मेंटेनेंस की पिटीशन में जो ऑब्जेक्शंस थे वो रेज किए थे, लेकिन विटनेस ने एडमिट कर लिया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कि वो एक मटर्नल अंकल है रिविजनिस्ट, जो रिविजनिस्ट मदर है उनके मटर्नल अंकल है। और ये भी एडमिट किया कि रिविजनिस्ट के पास एक डबल स्टोरी हाउस भी है अपने नाम पे, उनके नाम पे। इस रिविजनिस्ट मदर के पास एक डबल स्टोरी हाउस भी है। लर्नड फैमिली जज ने दोनों पक्ष सुनने के बाद एक इम्पीच जजमेंट और ऑर्डर दिया 30 मार्च 2013 को। लर्नड फैमिली जज ने ये रिकॉर्ड किया कि जो ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे ये पता चलता है कि जो रिस्पोंडेंट जो माइनर सन है वो रिविजनिस्ट के हैं जो कि फादर के साथ रह रहे हैं। और ये भी रिकॉर्ड किया कि जो मदर जो है रिविजनिस्ट जो मदर है वो कॉम्पिटेंट है, वो मेंटेन कर सकती हैं रिस्पोंडेंट माइनर को, लेकिन रिस्पोंडेंट माइनर जो है वो फादर के साथ रहते हैं तो ये ड्यूटी बनती है रिविजनिस्ट की। ये बताया कि चूंकि ये रिविजनिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेकंड माइनर सन को भी जो है वो मेंटेन करना है जो कि सेकंड मैरिज से हुए थे, इसलिए लर्नड फैमिली जज ने डायरेक्शन दिया कि वो 2,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस के तौर पे रिविजनिस्ट माइनर को दें। अब फैक्चुअल एस्पेक्ट ये था कि अब ये दोनों के सबमिशन सुनने के बाद अब कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया वो देखते हैं। इस दोनों ने अपनी कंटेंशन देखने के बाद अब 125 के जो प्रोविजंस थे कोर्ट ने जो है उसको कोट किया 125 सीआरपीसी के प्रोविजंस को, और उसमें ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन था। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन। यहाँ पर कोर्ट ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि एनी पर्सन का मतलब ये होता है कोई भी जो हस्बैंड भी हो सकता है वाइफ भी हो सकती है जिसके पास सफिशिएंट मींस है, और नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन तो यहाँ पर एनी पर्सन को जो है उन्होंने यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन निकाला 125 सीआरपीसी में जो प्रोविजन था। और यहाँ पर यही बताया 125 सीआरपीसी में कि एक लायबिलिटी है माइनर चाइल्ड की वो हमेशा ऑन एनी पर्सन में है जिनके पास सफिशिएंट मींस है और वो नेग्लेक्ट कर देता है या रिफ्यूज टू मेंटेन कर देता है माइनर चाइल्ड को, तो उस पर्सन को डायरेक्शन दी जाती है कि वो मंथली अलाउंस है मेंटेनेंस के तौर पे मजिस्ट्रेट जो एज डीम फिट मजिस्ट्रेट को लगेगा कि वो मेंटेनेंस के तौर पे वो देना पड़ेगा उनको, तो डायरेक्शन देंगे तो फिर द पर्सन जो है वो मेल भी हो सकता है बट फीमेल जेंडर भी हो सकता है। तो ये कहना ये नहीं कहा सकता कि जो पर्सन जो है वो सिर्फ
जो एनी द पर्सन में सिर्फ फादर ही क्वालिफाई करते हैं, ना मदर क्वालिफाई नहीं करती हैं। तो इसलिए 2 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर कोट किया 2 सीआरपीसी में। तो उसमें ये बताया था कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइंड नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो डिफाइंड किए गए हैं वो इंडियन पीनल कोड में, तो सीआरपीसी में प्रोविजन जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं किए गए हैं वो जो डिफाइंड इंडियन पीनल कोड में किए गए हैं उनका सेम जो मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन किया गया है वो कोड में एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए 2 सीआरपीसी के जो वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज इन सीआरपीसी बट नॉट हैव बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी, तो उनका सेम मीनिंग होगा जो इंडियन पीनल कोड में होगा। तो सेक्शन 8 जो बताया गया है इंडियन पीनल कोड में वो जेंडर की डेफिनेशन बताई गई है। तो यहाँ पर प्रोनाउन जो ही का मतलब जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो इसलिए सेक्शन 8 इंडियन पीनल कोड था वो ये बताया गया ही आल्सो इंक्लूड्स वेदर मेल और फीमेल। तो यहाँ पर फिर जो प्रोविजन ये निकाला सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी में कि जो पर्सन जो भी डिफाइंड किया गया है, जो कि एक कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकती है, और जो इनकॉर्पोरेट की गई हो या ना हो। तो ये मेटिकुलसली एग्जामिनेशन किया गया वर्ड्स को इंडियन पीनल कोड में जो बताए गए थे। तो यहाँ पर एनी पर्सन जो मतलब ये निकाला कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो कि मदर भी है और फादर भी है। तो इसके बाद थॉरो कंसिडरेशंस देने के बाद अब यहाँ पर फिर जजमेंट जो कोर्ट की गई थी रिविजनिस्ट ने, जो कि राजकुमारी वर्सेस यशोदा देवी एंड अदर की थी, तो उस जजमेंट का यहाँ पर बताया, कोर्ट ने बताया कि इसकी यहाँ एप्लीकेबिलिटी नहीं है जो रिविजनिस्ट ने जिस पर रिलाई किया था, क्योंकि उस केस में मैरिड डॉटर को डायरेक्शन दी थी कि मदर को कि वो मेंटेन करें मदर को। तो फैक्ट्स उस केस के टोटली डिफरेंट थे, इसलिए कोई असिस्टेंस नहीं मिलती है, उस जजमेंट की कोई हेल्प रिविजनिस्ट को नहीं मिलती है। तो दूसरी जजमेंट जो कोर्ट की थी मास्टर धुल्की वर्सेस स्टेट सुप्रा, तो यहाँ पर सब सेक्शन 6 ऑफ 488 सीआरपीसी के ऊपर कोट किया था। तो यहाँ पर बताया गया था कि ऑल एविडेंसेस अंडर दिस चैप्टर जो है वो टेकन प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ हस्बैंड और फादर एज द केस में बी। तो ये 488 सीआरपीसी जो ओल्ड सीआरपीसी का जो कोड था उसके ऊपर बताया गया था। अब यहाँ पर ये बताया कि जो सब सेक्शन जो 6 ऑफ 488 सीआरपीसी थी, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कंक्लूजन पे आ गए थे कि जो एक्शन कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 488 सीआरपीसी जो कि ओल्ड कोड था, तो इज ओनली अगेंस्ट द हस्बैंड एंड और द फादर एंड नॉट अगेंस्ट द मदर। तो फिर आगे देखिए एक बताया उसने कि कोर्ट ने कहा कि जब नया सीआरपीसी आ गया 1973 में, तो फिर सब सेक्शन 6 का कोई रोल नहीं रह गया था क्योंकि इन सेक्शन 125 सीआरपीसी में, क्योंकि जो प्रोसीजर जो बताया गया था वो 126 के लिए अलग से एक प्रोविजन बना दिया गया था जो सीआरपीसी का, जो कि इन प्लेस ऑफ द सबसेक्शन 6 ऑफ 488 ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी। तो सेक्शन 126(2) जो है वो रिप्लेस कर देता था, उसने रिप्लेस कर दिया था, वो यहाँ पर कोट किया है। वो क्या था वो देखिए कि उसमें ये बताया था कि ऑल एविडेंसेस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन in the presence of the person against whom or order of the payment of the maintenance proposed to be made, or when the personal attendance is dispensed with, in the presence of the pleader, and shall be recorded in the manner prescribed at the summons case। तो यहाँ पर ये बताया था कि सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो in the presence of the person बता दी गई थी। तो यहाँ पर ये सब सेक्शन 2 ये साफ साफ ये बताता है कि कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया कि जिसमें फादर का वर्ड यूज किया हो या हस्बैंड का वर्ड यूज किया हो, क्योंकि सब सेक्शन जो था वो ओल्ड सीआरपीसी का था, जिसमें 488 सब पार्ट 6 का जो सीआरपीसी था, अब वो उसने रिप्लेस कर दिया था, फादर और हस्बैंड को रिप्लेस कर दिया था, पर्सन की जगह पर्सन सब्स्टिट्यूट हो गया था, वो पर्सन इनकॉर्पोरेट कर दिया था। तो यहाँ पर ये बता दिया था कि ऑल एविडेंसेस और सब प्रोसीडिंग्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन लिए जाएंगे जिसके अगेंस्ट में पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है इस प्रपोज टू बी मेड। तो इसमें ये एक न्यूट्रल बना दिया गया था, इसलिए केस लॉ जो है, इसलिए ये केस लॉ भी रिविजन के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिस्टिंग्विश्ड हो चुका है ऑन दी अफोरसाइड रीजन, जो रीजंस बताए हैं उसके ऊपर हो चुका है। फिर एक और अदर एस्पेक्ट बताया कि ये केस लॉ जो है जजमेंट्स हैं वो काफी पुराने कई सालों पहले पास किए गए थे, जो बैकड्रॉप ऑफ द फैक्ट्स, जब वुमेन जो है वो अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड होती थी। और ये जजमेंट जो बताई है मास्टर धुल्की वर्सेस स्टेट की, ये 1959 की जजमेंट है, और ये कुमारी वर्सेस यशोदा देवी भी 1977 की जजमेंट है। अब तब से बताया कि अब काफी ज्यादा सी चेंज हो चुका है एजुकेशनल और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वुमेन का। तो 21 सेंचुरी में अब मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो एक वेल एजुकेटेड है और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है। तो यहाँ पर रिविजनिस्ट जो है एक गवर्नमेंट टीचर है, जो कि एट प्रेजेंट उनकी जो सैलरी मिनिमम 1 लाख होगी एज सैलरी। देयर इज कोई इलीगलिटी और इम्प्रॉपरिटी नहीं है इम्प्यून जजमेंट की, जो ऑर्डर जो था 30/3/2013 को पास किया था लर्नड जज फैमिली कोर्ट ने। तो प्रोविजन जो 125 सीआरपीसी जो है वो चेंज हो चुका है, चेंज हो गए हैं,
जो कि एज डिस्कस्ड अबव, जो ऊपर डिस्कस किए जा चुके हैं। और लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जो पर्सन जो है, जो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड करती है बोथ मेल एंड फीमेल इन रेफरेंस टू द माइनर चाइल्ड, और चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, या मदर हो या फादर हो, और अगर उनके पास सफिशिएंट मींस है, अगर वो नेग्लेक्ट कर देते हैं या रिफ्यूज टू मेंटेन कर देते हैं सच माइनर चाइल्ड, तो उनको दे आर लायबल टू पे मेंटेनेंस टू द चाइल्ड ऑफ सच चाइल्ड। तो इस बेसिस पे क्रिमिनल रिवीजन का कोई फोर्स नहीं है और इसलिए अकॉर्डिंगली डिसमिस की जाती है। इसलिए लर्नर जजमेंट ऑर्डर था 30/3/2013 का, जो फैमिली जज का जो ऑर्डर पास किया गया था वो उसको अकॉर्डिंगली अफर्म्ड कर दिया। तो ये जजमेंट थी जो कि पास हुई थी फैमिली कोर्ट, सॉरी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल, जो कि जो डिलीवर्ड हुई है 9 अगस्त 2023 को। तो ये था जजमेंट के ऊपर एक वीडियो। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।